नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि हम डेली 15 प्रश्नों का वीडियो में चला रहा हूँ आपके लिए हर सब्जेक्ट का, उसी प्रकार मित्रों मैंने आज ये सोचा आज हम देखेंगे बाल विकास और जो मनोवैज्ञानिक है मित्रों उसमें महत्वपूर्ण शब्द और अर्थ यानी कि प्रमुख शब्दावली, ये चीज़ आज हम देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि मित्रों इसमें भी मैंने 15 ही चुना है क्योंकि फिर क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। कम कम में देखेंगे तो इसके मतलब कंटिन्यू 2-3 पार्ट बना देंगे और इस प्रकार मैं आपको लगभग 50-60 परिभाषाएं तैयार करवाऊँगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मल जो लेगा उसका तो मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मित्रों यहाँ से आप जो मैं बता रहा हूँ कि टोटल हम 50-60 जैसे पढ़ेंगे, उसमें आपको बता दूँ मित्रों मैं गारंटी है मेरी 2 से 3 प्रश्न ज़रूर आएंगे, 2 से 3 प्रश्न इनसे रिलेटेड ज़रूर आएंगे मित्रों। कहने का मतलब मुझे पता है, ये मैंने जैसे कि ये दिख रही है आपको अभिसमता, ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये परिभाषा देखिए ये अभिसमता है, लेकिन आपको जब भी ऐसा पूछेंगे इनमें से कौन सी अभिसमता की विशेषता नहीं है तो वहाँ पे वो चीज़ काम आने वाली है ना, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेटेड बिल्कुल काम आएगा। ऐसे ही मैं प्रमुख शब्दावली लेके आया हूँ मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना मित्रों। तो अब शुरू करते हैं मित्रों। क्या है देखते हैं, देखें शब्दावली में कौन कौन से ये शब्द आ रखे हैं, कौन कौन से अर्थ आ रखे हैं, देखते हैं मित्रों। देखिए महत्वपूर्ण शब्द और फिर उनका अर्थ, व्याख्या, विश्लेषण वगैरह ना। प्रमुख शब्दावली क्या है देखिए, सबसे पहले आया है मित्रों अभिसमता। सबसे पहला क्या है? अभिसमता। अभिसमता किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभावना, इसे कहते हैं अभिसमता। ये अभिसमता चीज होती है, यानी कि कोई व्यक्ति है, हम हैं, आप हो, उनके कौशलों का अर्जन यानी कि कौशल अर्जित करने के लिए जो अंतर्निहित यानी उसमें सम्मिलित संभावना दिख रही है उसे कहते हैं अभिसमता। यानी कि ये व्यक्ति में ही अंतर्निहित होती है। ये अंतर्निहित है तो ये अंतर्निहित किस में होती है? ये अंतर्निहित मित्रों व्यक्ति में होती है, यानी कि उस व्यक्ति में उन कौशलों को अर्जित करने की एक संभावना है कि नहीं है, ये कहलाती है अभिसमता, है ना। कौशल यानी कि जो स्किल्स होते हैं ना, तो इन स्किल्स को अर्जित करने की, ग्रहण करने की जो संभावना होती है उसे मित्रों हम क्या कहेंगे? अभिसमता कहेंगे, याद रखना। और सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 देखिए मित्रों, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 दे रखा है बुद्धि। बुद्धि शब्द क्या है मित्रों, है ना। बुद्धि शब्द क्या है? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में ये वाकायदा दे रखा है, यानी कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश इसलिए नाम दिया क्योंकि इसमें प्रमाणित है इसकी परिभाषा, ठीक है। प्रमाणित रूप में क्या है वैसे तो आपको पता है ना। बुद्धि को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है ना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है उसमें है कि पूर्ण रूप से ये मान्य है परिभाषा, ठीक है। उसमें बुद्धि को क्या माना है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में? बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने व जानने की योग्यता माना जाता है, ये परिभाषा है। यानी कि बुद्धि क्या है, और ये जो परिभाषा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में आ रही है ये सामान्य है, ठीक है। इसमें बुद्धि को क्या माना गया? प्रत्यक्षण करने की, सीखने, समझने, जानने की योग्यता माना गया। अब मित्रों ये ध्यान करेंगे कि ये सीखना तो आप जानते हो, किसी चीज़ को अधिगम करना मतलब किसी को सीखना, समझना आप जानते हो, नॉर्मल समझना या किसी चीज़ को नॉर्मल जानना, है तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये शब्द है प्रत्यक्षण, ये आप नहीं जानते, ठीक है। तो प्रत्यक्षण के बारे में देख लेते हैं, प्रत्यक्षण क्या है मित्रों। प्रत्यक्षण कहूँ या जिसे मैं कहूँ प्रत्यक्षीकरण, एक ही चीज़ है, ठीक है। प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण एक ही चीज़ है ना, वो होती है। ये प्रत्यक्षीकरण क्या है? यानी कि जो भी चीज़ हमने अनुभूत की, जो भी चीज़ हमने अनुभूत की, हमारा जो अनुभव है उस अनुभव की, या कह सकता हूँ उस अनुभव की, या जो भी हमने घटना महसूस की है, प्रतीत हुई है हमें कोई भी घटना, कोई भी अनुभव, उस घटना की, उस अनुभव की व्याख्या अर्थ सहित करना, ये प्रत्यक्षण कहलाता है। व्याख्या अर्थ सहित करना, ये क्या कहलाता है मित्रों? ये कहलाता है अर्थ सहित करना, ये कहलाता है प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण। संवेदना इससे ठीक पूर्व की घटना है, प्रत्यक्षीकरण
मानसिक प्रक्रिया होगी यानी संज्ञानात्मक या मानसिक, इसलिए बुद्धि से बिल्कुल संबंधित है। और प्रत्यक्षीकरण संवेदना के तुरंत बाद आएगा। संवेदना पहले एक नंबर पे, प्रत्यक्षीकरण दूसरे नंबर पे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार देखो आपके जैसे बुद्धि नॉर्मल क्या है वो भी चीज़ आ गई, प्रत्यक्षीकरण इससे संबंधित है तो वो भी आ गया ना। ऐसे आपको प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा मिलती नहीं है ना। तो इस प्रकार ये बताने का मेरा उद्देश्य है। आगे चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या कह रहा है मित्रों? नंबर 3 कह रहा है व्यवहार। नंबर 3 क्या है मित्रों? व्यवहार क्या चीज़ है? अब वैसे तो आप जानोगे कि व्यवहार की क्या परिभाषा, लेकिन क्या है कि एग्जाम में आते हैं मित्रों और वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी आपको जो लगे, मैं देखो कभी किसी को दबाव नहीं करता, आपको लगे जो परिभाषा है आपके लिए इंपॉर्टेंट उसको देख लो, बाकी स्किप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रकट क्रिया या प्रतिक्रिया, कोई भी हमारे सामने प्रकट होती है क्रिया प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है। भाई मनुष्य या जानवर यही तो प्राणी है। प्राणी में क्या आता है? मनुष्य या पशु। तो कोई भी क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, क्रिया मतलब कार्य, सीधी सी बात अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। कोई भी प्रकट क्रिया या प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है और जिसका प्रेक्षण किया जा सके, और जिसका क्या किया जा सके मित्रों? प्रेक्षण किया जा सके। प्रेक्षण क्या होता है? प्रेक्षण का अर्थ होता है मित्रों अवलोकन। प्रेक्षण का मतलब अवलोकन, या उसे हम निरीक्षण भी कह सकते हैं मित्रों। अवलोकन, निरीक्षण कह सकते हैं, प्रेक्षण भी कह सकते हैं, यानी कि ध्यान से बारीकी से किसी चीज़ को देखना, ये होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि कोई भी प्रकट क्रिया या प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है और जिसका परीक्षण किया जा सके उसे कहते हैं व्यवहार। सीधी सी बात है, हमको क्या समझना है कि प्राणी द्वारा किया गया कार्य जिसका अवलोकन व निरीक्षण किया जा सके वो व्यवहार है। प्राणी ने कोई कार्य किया, प्राणी ने यानी मनुष्य या जानवर, जानवर भी तो करता है व्यवहार, मनुष्य या जानवर ने कोई भी कार्य किया और वो कार्य हम देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं उस कार्य को, उसे ही व्यवहार कहते हैं। बस ये सामान्य इसकी परिभाषा सरल से याद रख लो, ठीक है। तो अपना आप इस परिभाषा को समझोगे कि कोई भी प्रकट क्रिया प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है और जिसका परीक्षण किया जा सके उसे हम व्यवहार कहेंगे मित्रों। आगे चलता है नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 आ रखी है मित्रों अभिवृत्ति। क्या आ रखी है? अभिवृत्ति। किसी विषय पर मन, विचारों या प्रतियों की वे स्थितियां जिनमें संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक घटक होते हैं। अभिवृत्ति में यह दिखा रहा कि किसी विषय पर, कोई विषय है, कोई भी विषय हो सकता है, उस पर हमारे मन, हमारे विचार और हमारी सोच समझ पड़ते, इनकी जो स्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ जिनमें संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो और व्यवहारात्मक घटक भी होते हैं। कहने का मतलब बताता हूँ मित्रों। देखो ये परिभाषा है लेकिन इसको नॉर्मल बताता हूँ आपको मैं। जो अभिवृत्ति है इसका सीधा सा अर्थ ले लो मित्रों सोच। किस व्यक्ति की कैसी सोच है, जिसे कह सकते हैं, सोच के अलावा नाम दूं मैं नजरिया, नजर, या किसी का कैसा दृष्टिकोण है, ये चीज होती है। किसी की सोच, किसी का नजरिया या किसी का दृष्टिकोण, ये होती है मित्रों अभिवृत्ति। यानी कि किसी, अब ये किसके प्रति होगी? एक चीज ये भी है, ये देखो व्यक्ति, किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है भाई, हमारी किसी व्यक्ति के प्रति भी सोच होती है, वस्तु के प्रति भी सोच होती है और स्थिति के प्रति भी सोच होती है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारा बिल्कुल नजरिया होता है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। यानी कि अभिवृत्ति हमेशा अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती, ये बदलती रहती है, अर्जित होती है और परिवर्तनशील होती है ना, बदलती रहती है, एक समान नहीं रहती। ये भी इसकी विशेषता है, याद रखना। एक बार ऐसा प्रश्न डाला गया मैंने वीडियो में कि निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं, ये चीज़ है इसमें। व्यक्ति वस्तु स्थिति के प्रति घटित होती है, सही है, ये अर्जित होती है, जन्मजात अर्जित होती है। परिवर्तन होती है कि नहीं होती है? तो परिवर्तन होती है, मतलब अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। यानी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर हमारे मन का, हमारे विचारों का या हमारे जो सोच समझ पड़ते हैं उनकी ऐसी स्थितियाँ जिसमें ये हम कार्य करते हैं, संज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होगा और व्यवहारात्मक भी होगा। कहने का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे आपको क्या, ये तो होता है दैनिक जीवन की, जैसे मान लीजिए पहले कोई एक आपका मित्र है, ठीक है, अब वो पहले आपकी नज़र में कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना, लेकिन कल को उसने आपको कोई काम नहीं किया या फिर धोखा दे दिया तो आपकी नज़र में वो क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा ना। तो देखो उसके प्रति सोच तो आएगी ही,
यानी संज्ञानात्मक तो होगा, मानसिक हम सोचेंगे कि यार उसने ऐसा क्यों किया, हमने तो उसको अच्छा सोचा, संज्ञानात्मक भी होगी। भावनाओं में भी बिल्कुल होगा, परिवर्तित होगा, वो होगी अभिवर्ती, भावनात्मक भी होगी और व्यवहारात्मक भी होगी। फिर हम उससे कम बोलेंगे, है ना, उसके पास नहीं जाएंगे, कम बातचीत करेंगे। मतलब संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक सभी प्रकार से प्रभावित होता है। ये होती है मित्रों अभिवृत्ति। आगे देखते हैं मित्रों, 5वें नंबर पे आ जाती है लिंग पहचान। 5वें नंबर पे क्या है, लिंग पहचान। अच्छा, अब देखो इसमें क्या उद्देश्य है मेरा इस शब्द को लाने के पीछे मित्रों, लिंग पहचान को, कि लिंग पहचान क्या होती है, पुरुष या महिला होने की समझ जो 3 वर्ष की उम्र होने तक बच्चों में आ जाती है। इसका ये उद्देश्य है, कभी कभार क्या है कि ये पूछ सकते हैं, ऐसा यहाँ से प्रश्न बन सकता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मित्रों। यहाँ से क्या बन सकता है कि किस उम्र में सामान्यतः पुरुष या महिला होने की समझ बच्चों में विकसित होती है। तो बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, तो 3 वर्ष की उम्र होने तक, यानी कि तीसरे वर्ष के बाद फिर बच्चों को लिंग पहचान की जो समझ है मित्रों, वो समझ उसमें विकसित हो जाती है, वो समझ उसमें विकसित हो जाती है। तो यहाँ तो प्रश्न बन रहा है, बिल्कुल आपके बेनिफिट है, पूछ सकते हैं, तो फिर घबराने का नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 6 पर क्या आ रखा है, नंबर 6 आ रखा है मित्रों वर्णांधता। नंबर 6 पे क्या है, वर्णांधता। वर्णांधता के बात करूं इस शब्द की, तो देखिए मित्रों आपको बता दूं मैं 1876 में हॉर्नर था, ठीक है, जिसने इस वर्णांधता की क्या करी, खोज की। ये खोज करता था हॉर्नर, ठीक है। 1876 में हॉर्नर ने इस वर्णांधता की खोज की। वर्णांधता अपनी भाषा में बोलते हैं राजस्थानी वाले रातिंदो आएगो, ठीक है, रातिंदो, यानी कि भाई साहब रतौंधी रोग। अब वर्णांधता बता रहा हूं आपको, साइको में भी पूछ सकते हैं, साइको में भी प्रश्न आ सकता है। दूसरी चीज ये है कि जैसे कोई भी लेवल हो, रीट वगैरह की अपने बात बता दूं, स्पेशल रीट सीटेट कोई भी हो, वहाँ लेवल 1 में जो नॉर्मल साइंस है वहाँ पर भी पूछा जाता है, वहाँ से भी आ सकता है, साइको में भी आ सकता है, और जो लेवल 2 साइंस है उनके तो आना ही आना है ना। तो मतलब ये है कि आपके कहीं ना कहीं सिलेबस में मिल जाएगी चीज़, ठीक है। रतौंधी रोग किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। पूछे कि वर्णांधता का मुख्य कारण, याद रखना आनुवांशिक कारण, यानी कि इसमें वातावरण का बहुत कम योगदान रहता है, आनुवांशिकता से हो सकता है ये। लिखा है रंगों का प्रत्यक्षण करने में असमर्थता। सर्वाधिक किसमें होता है, महिला या पुरुषों में? सर्वाधिक पूछे वर्णांधता का, सर्वाधिक पुरुषों में होगा, सर्वाधिक पुरुषों में, महिलाओं में होता है, लेकिन महिलाओं में किन में, गर्भवती जो महिलाएं होती है ना, उस समय, उस जो पीरियड होता है, वो अवधि होती है गर्भवती समय, उसमें बिल्कुल ये चीज़ होती है वर्णांधता महिलाओं में, ठीक है। लेकिन सामान्यतः ज़्यादा पुरुषों में पाई जाती है वर्णांधता, जिन पर रातिंदो के वहाँ के बाग मतलब वो है कि मतलब शाम को, है ना, जो शाम या रात के समय जैसे शाम होती है उसके बाद धुंधला धुंधला दिखा देता है, स्पष्ट नहीं दिखा देता, वो वर्णांधता कहलाती है ना। यहाँ नॉर्मली साइको में अपने लिया गया है कि रंगों का प्रत्यक्षण करने में असमर्थता। प्रत्यक्षण वहीं पहचानना, सोचना, समझना। कैसे? जैसे उनको लाल कलर तो दिख जाएगा, हरा दिखाओगे हरा दिख जाएगा, सफ़ेद दिख जाएगा, काला दिख जाएगा। लेकिन जैसे मैं बता दूं, जैसे लाल को, ठीक है, और साथ में नीले को मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा मित्रों, लाल और नीला बनता है आपके बैंगनी, ठीक है। अब उनको ये दिखाओगे, मिश्रित रूप में दिखाओगे तो बिल्कुल उनको नहीं दिखेगा, है ना। तो ये चीज़ कहने का मतलब है, अच्छी प्रकार समझ आ गया, ये होती है मित्रों वर्णांधता। आगे चलते हैं नंबर 7 पे, अधिगम अंतरण। नंबर 7 पे अधिगम अंतरण क्या है मित्रों, देखिए अधिगम अंतरण है, अधिगम यानी सीखना, और अंतरण शब्द का ये भी मैंने प्रश्न वीडियो में डाल रखा है पहले, है ना। अंतरण होता है, स्थानांतरण कह सकते हैं, हस्तांतरण कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी कह सकते हैं ना, ठीक है। पहली स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दूसरी स्थिति में सीखने में करना। पहली स्थिति में हमने जो भी सीखा, यानी अधिगम अंतरण को आप अधिगम स्थानांतरण कह सकते हो, हस्तांतरण कह सकते हो। अधिगम अंतरण का मतलब होता है एक स्थिति में जो भी आपने सीखा उसका प्रयोग दूसरी स्थिति में करना, ठीक है। अधिगम शैली अलग होती है, अधिगम कौशल अलग होगा, अधिगम अंतरण अलग होगा, ठीक है। अब अधिगम अंतरण को स्थानांतरण, हस्तांतरण भी कह सकते हैं, है ना। एक चीज़ और है, आपने पढ़ा होगा एक शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानोपयोग, यानी ज्ञान का उपयोग करना, बस वो ये चीज़ है अधिगम अंतरण। ज्ञान का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ज्ञानोपयोग अधिगम अंतरण कहलाता है मित्रों। अब ये अलग अलग प्रकार से, तो अपने साइकोलॉजी की बात करूं तो देखो, जैसे एक तो था सकारात्मक,
पहली स्थिति में जो भी सीखा वो दूसरी स्थिति में सहायक बनेगा, सकारात्मक या धनात्मक। दूसरा होगा ऋणात्मक या नकारात्मक। पहली स्थिति में जो भी सीखा दूसरी स्थिति में वो बाधक होगा, है ना, नेगेटिव के रूप में। एक होता है शून्य, ना तो बाधक होगा ना ही सहायक होगा, बस पॉजिटिव रहेगा, ये होता है शून्य। इसके अलावा और भी होते हैं अपने, जैसे एक पक्षीय है ना, शरीर के एक अंग द्वारा काम करना। इसके अलावा द्विपक्षीय भी होगा, जैसे शरीर के मतलब दोनों हाथ है, जैसे दोनों हाथ है, दो अंग है, उनसे भी कार्य कर सकने की इच्छा रखना, है ना, द्विपक्षीय। इसी प्रकार एक जैसे लंबाकार भी होता है ना, ऊर्ध्व क्षैतिज कार्य भी होता है ना, क्षैतिज ऊर्ध्व। तो ये सारे अधिगम मंत्रण है मित्रों। आगे चलते हैं। नंबर 8, तारत्व। तारत्व क्या होता है मित्रों, है ना, इनकी जैसे देखो, अगर होती कोशिश है ना, अगर संभव है कोशिश, तो इनका इंग्लिश वर्ड भी आप याद रख लेना, क्योंकि कभी कभार क्या है कि अब देखो एग्जाम में आपका जो पेपर दोगे वो दोनों में आएगा भाषाओं में ना, तो वहाँ पे आप तारत्व कभी कभार नहीं समझ सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, तारत्व चलो जानते हो ना। अभी जैसे एक सीटेट की बात करूँ, मैंने एक बार सीटेट दिया तब की बात करूँ मैं, पठन वैफल्य शब्द आ रखा था, ठीक है, मुझे पता नहीं था पठन वैफल्य उस समय क्या था, लेकिन मैंने वहाँ पे पढ़ा था डिफ्लेक्सिया। इंग्लिश में इधर जो पेपर आ रखा था वहाँ पे डिफ्लेक्सिया नाम दे रखा था, मैंने पकड़ लिया तुरंत उसका उत्तर, ठीक है। इसका उत्तर यह है, पठन वैफल्य गहरा मतलब डिफ्लेक्सिया पूछ रहे हैं, यानी कि पठन से संबंधित, ठीक है। तो इस प्रकार समझ गए ना, ये होती है। अब देखो तारत्व बोलते पिच, यानी ध्वनि की आवृत्ति की प्रत्यक्ष परख व्याख्या। जैसे कोई ध्वनि आ रही है और बार बार आ रही है ना, उसको हमने क्या किया, अनुभव किया, हमने सुना, वो प्रत्यक्ष रूप में, या प्रत्यक्षीकरण कह दूं, प्रत्यक्षण कह दूं, प्रत्यक्ष एक ही है, वो अपने मूर्त रूप में हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, ये उस चीज़ की आवृत्ति आ रही है ना। जैसे मान लीजिए ध्वनि भी अलग अलग प्रकार की, है ना। कहने का मतलब देखो, जैसे कोई भी पक्षी बोला, अब पक्षी बोला तो मान लीजिए कि जैसे हम उसको नहीं पहचानते हैं, फिर भी मान लीजिए हमने प्रत्यक्ष परक व्याख्या कर दी कि ये वो पक्षी बोल रहा है, गारंटी मेरी यही बोल रहा है। कुछ कहते हैं नहीं ये तो उसकी आवाज़ है, कुछ कहते हैं नहीं ये तो वो बोल रहा है, ये तो वो बोल रहा है। नहीं, जिसने इसकी प्रत्यक्ष परक व्याख्या कर दी, मूर्त व्याख्या कर दी कि ये वही बोल रहा है, ये जो बार बार आवृत्ति कानों में आ रही है, ये उस चीज़ की है, उस घटना का अर्थ बता दिया, ये तारत्व कहलाएगा मित्रों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पे मित्रों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 पे। अच्छा है, ये काम आने वाली चीज़ है बिल्कुल आपके। क्या है मित्रों, PQRST विधि। PQRST विधि देखो मैं कोई वीडियो का नहीं ले, कुछ भी नहीं कर रहा, आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें PQRST विधि है मित्रों, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकता है साइको में ना, साइको में ऐसे प्रश्न बनते हैं मित्रों। नॉर्मली ये सबको पता है किसने क्या दिया, वो तो प्रश्न है। अब जमाना 2021 का है, यानी कि कंपटीशन बढ़ चुका है, तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछेंगे। अब जैसे मैं आपको पूरा क्यों बता रहा हूँ, पूरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूछ लेंगे जैसे PQRST विधि किसने दी, तो थॉमस और रॉबिन्सन ने दी। घुमा फिरा के पूछ लेंगे PQRST विधि का मापन किस मापन हेतु प्रयोग किया गया, स्मृति, अधिगम, बुद्धि, अभिप्रेरणा, घूम जाओगे। स्मृति मापने के लिए, ये स्मृति की विधि है, स्मृति की विधि है, थॉमस रॉबिन्सन ने दी, PQRST विधि इसका नाम, ठीक है। घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेंगे, PQRST में इसका तात्पर्य है, फिर 4 हिंदी में ऑप्शन दे देंगे, बताओ। मैं बता रहा हूँ, P हो गया, देखो PQRST ये जो नाम है इसमें देखो P हो गया, Q है, R है, S है और T है। P का मतलब होता है मित्रों प्रीव्यू। प्रीव्यू का हिंदी में भी अर्थ बता देता हूँ, अवलोकन करना, यानी किसी चीज़ का बारीकी से देखना, निरीक्षण करना, प्रेक्षण करना, तो अवलोकन या निरीक्षण, ठीक है। ये स्मृति से संबंधित विधि है मित्रों। क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन मतलब प्रश्न करना, प्रश्न पूछना। रीड पठन यानी कि पढ़ना। सेल्फ रेसिटेशन यानी कि स्वतः पढ़ना, अपने आप पढ़ना, है ना। रीड यानी पढ़ना, सेल्फ रेसिटेशन अपने आप पढ़ना, स्वतः पढ़ना। और टेस्ट होता है परीक्षण, परीक्षण पर बल देना ना, ये होती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर प्रश्न आ गया तो जिसने देखा वो जीत गया। और ये प्रश्न कौन है, ये प्रश्न होते हैं मेरिट वाले प्रश्न, है ना। मेरिट दिलाने वाले यही प्रश्न होते हैं जो सिलेक्शन वाले निर्धारित करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न कुछ एक बंदे कर पाते हैं, ठीक है, जिनका देखा हुआ। आगे चलते हैं, 10वें पर 10वां क्या है, 10वां दे रखा है तदनुभूति। तदनुभूति मैं हिंदी को भी साथ में लेकर चलूंगा। तदनुभूति की संधि तोड़ो, तदनुभूति क्या होती है। अरे तत् प्लस अनुभूति नहीं होती क्या, आप बताओ। तत्सम नहीं देखा आपने, तद्भव नहीं देखा क्या, तद्भव ले लो, तत् प्लस अनुभूति। आपने तद्भव को क्या तोड़ा, तत् प्लस बहु तद्भव, यानी उसी के समान उत्पन्न होना, बस यही तो है।
उसी तत् यानी उसी के समान अनुभूति यानी अनुभूत होना, उसी के समान अनुभूत होना यानी दूसरे लोगों की भावनाओं के प्रति एक सामयिक अनुक्रिया करना जो दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं के समान हो। कहने का मतलब क्या है मित्रों कि जैसे दूसरों की जो भावनाएं हैं उनके प्रति एक सामयिक एक संवेग से हम वैसी अनुक्रिया करेंगे जो दूसरे व्यक्तियों की भावना हो, यानी दूसरा की जैसी भावना है वैसे हम क्या करेंगे अपने संवेगों से अनुक्रिया करेंगे, अपनी भावनाओं वैसी बना लेंगे। कहने का मतलब मैं उदाहरण दे दूं, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आप वहाँ पे उसके जो मृतक के जो परिचित है वहाँ मिलने जाते हो, ठीक है, तो उसकी जैसी प्रतिक्रिया उसे क्या दुख होगा, तो आपको वहाँ दुख होगा हंसी आएगी, ये बताओ दुख होगा ना, मतलब आपकी भावनाएं भी उसी के समान हो जाएगी, ये कहलाती है मित्रों तदनुभूति। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 10, आपको बता दूं मैं मित्रों ये 10 महत्वपूर्ण शब्द थे और उनकी अच्छी तरह मैंने अर्थ व्याख्या विश्लेषण किया। ठीक है, ऐसे ही मैं 10-10 के लगभग देखो जितने होंगे मेरे पास, जितने मुझे लगता है महत्वपूर्ण, कम से कम 50 वर्ड तो मिले जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही लाऊंगा। ठीक है, बाकी नॉर्मल में नहीं लाऊंगा ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये महत्वपूर्ण में आती है इसलिए मैं लेके आया। ठीक है, तो ये जो 10 है मित्रों आपको बता दूं मैं, इसी प्रकार है ना इन 10-10 के जैसे जो भी पार्ट होते हैं अपने को दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको देखो पार्ट 1 पार्ट 2 इनसे मतलब नहीं, इनका फिर एक लंबा वीडियो करके मैं डाल दूंगा, एक ही वीडियो, ठीक है, पूरा 1 घंटे का हो जाएगा आराम से वो, ठीक है, उसको देख लेना अच्छी तरह, अगर ये 5 पार्ट नहीं देखो तो। ठीक है, बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है मैं कर दूंगा। ठीक है, तो मित्रों ये थे आज बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के 10 महत्वपूर्ण शब्द व उनके अर्थ शब्दावली। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।